हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और डियर स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं एक नए चैप्टर की शुरुआत, शुभारंभ श्री गणेश, और वो है हमारा अध्याय 7। ठीक है, अध्याय 7 जैसे कि आप सब जानते हैं सीबीएसई एनसीईआरटी के। ठीक है, आपका अध्याय 7 में है क्या चीज? प्रत्यावर्ती धारा। तो इस प्रत्यावर्ती धारा जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है भैया? ठीक है, बहुत सुंदर चैप्टर है यार, मैक्सिमम डेरिवेशंस है। ठीक है, कंसेप्ट बस समझ में आना चाहिए, बाकी डेरिवेशन निकल जाता है। ठीक है, तो जैसे हमने सभी चैप्टर को बेहतरीन तरीके से पढ़ा है, उसी प्रकार इसको उससे 1% आगे बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा को यदि आपको समझना है, क्या है प्रत्यावर्ती धारा और क्या है दिष्ट धारा। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा को यदि समझना है तो मैं आपको एक सजेशन देता हूं कि आप अध्याय 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण का लास्ट पार्ट जो है मेरा प्लेलिस्ट पे जाइए और लास्ट पार्ट को देख के आइए। अगर नहीं देखना चाहते हैं तो मुझे थोड़ी देर सुनिए, पहले मैं आपको पूरा जोड़ देता हूं कि प्रत्यावर्ती धारा कभी फिर नहीं भूलोगे कि वाकई जो है वास्तव में प्रत्यावर्ती धारा है क्या। व्हाट इज अ अल्टरनेटिंग करंट एंड व्हाट इज अ डीसी करंट। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या चीज है। सुनो, आप सबको पता है यदि एक हमारा लूप है, ठीक है, आयताकार लूप है, और यह लूप जो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, और यदि लूप को घूमता है किसी भी तरीके से, आप घुमाते हो मोटर की सहायता से, किसी भी तरीके से यह घूमता है लूप, तो आप सबको पता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में दो यदि हम ध्रुव खंडों के बीच में रख देंगे तो वो क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र का जो है चुंबकीय क्षेत्र कटेगा। चुंबकीय क्षेत्र कटने से डियर स्टूडेंट उसके बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आ जाएगा। किसके? लूप के। आएगा कि नहीं? तो बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आने के कारण उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और वह प्रेरित विद्युत वाहक बल आप सबको पता है फैराडे के नियम के अनुसार, द्वितीय नियम के अनुसार, वह प्रेरित विद्युत वाहक बल उसके जो है बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। यह है फैराडे का सेकंड लॉ। ठीक है, यदि उसमें फेरों की संख्या n हो तो यह होता है आपका n सामने आ जाता है। ये सब लोग जानते हैं, सबको ही पता है भैया, सब जानते हैं। वेरी गुड। अब मुझे ये बता दो कि ये जो 5B है चुंबकीय फ्लक्स, कनेक्ट करूंगा, चिंता मत करो, पूरा पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, है ना। आपको मैं पूरा पूर्व वाला नहीं पढ़ा रहा हूं, स्पीड में समझाऊंगा, थोड़ा सा कनेक्ट करना हो। तो ये जो होता है आपका बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, इसका जो वैल्यू होता है वो होता है BA cos थीटा। ये सबको पता है, वेयर B इज अ मैग्नेटिक फील्ड एंड A इज अ एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर लूप। ठीक है, तो हम सबको पता है यार, सब जानते हैं B इज अ कांस्टेंट एंड A इज अ कांस्टेंट d/dt cos थीटा। थीटा क्या है ये बताइए? कोणीय। ये जब घूम रहा है तो उसका क्या है? कोणीय विस्थापन है, और हम सबको पता है कोणीय वेग बराबर होता है कोणीय विस्थापन बाई टाइम। ये देखिए, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो जिसको अगर मैं थीटा का वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा? ओमेगा टी हो जाएगा। होगा कि नहीं? अब मैं टी के रिस्पेक्ट में इसका क्या करूंगा? डिफरेंशिएशन करूंगा, तो वो मुझे मिलेगा NBA, ओमेगा आ जाएगा सामने, सबको पता है, इतना डिफरेंशिएशन सब जानते हो, माइनस साइन ओमेगा टी। तो माइनस से माइनस हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट प्लस, और ये हो जाएगा NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। होता है कि नहीं? दैट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटीज, देन इसको हमने मान लेता है E नॉट। तो ये हो जाता है साइन ओमेगा टी। हो गया साइन ओमेगा टी। तो ये क्या चीज है? ये सुनो, ये क्या चीज मैं निकाल के लाया हूं, क्यों इसको ला रहा हूं, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये है विद्युत वाहक बल। क्या है? विद्युत वाहक बल। अब ये देखो, थोड़ा सा नोट करने की आवश्यकता नहीं है, अगर नए स्टूडेंट होंगे तो प्लीज उसको पहले देख लीजिए, तब ज्यादा समझ में आ जाएगा, नहीं तो यहीं से भी चालू कर सकते हो आप लोग। मैं बताऊंगा कहां से आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब ये देखिए डियर स्टूडेंट, क्या देखिए मैं बता रहा हूं, सुनिए। अगर थीटा का वैल्यू 0 है, अगर थीटा का वैल्यू 0 है या ओमेगा टी का वैल्यू 0 है, तो हमारा ई का वैल्यू क्या आएगा बताइए मुझे? ई का वैल्यू क्या हो जाएगा? साइन 0 इज इक्वल टू सब के सब 0, तो ये हो जाएगा 0।
होगा कि नहीं? अगर सपोज करो डियर, सबके सब सपोज करिए, क्या करिए, ये जब 0 है तो ये 0 आया। ये अगर सपोज करते हैं 90 है, अर्थात π/2 है, 90 π/2 को ही बोलते हैं, तो ये अगर 90 है तो E क्या हो जाएगा? E0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? E0 होगा। मतलब भाई 90 में साइन का मान क्या होता है? सबसे हाइयर वैल्यू होता है आपका 1, होता है कि नहीं होता है? साइन का सबसे अधिकतम मान 1 होता है, और साइन 90 में साइन का जो है वैल्यू होता है 1। तो ये हो गया इसका हाइयर वैल्यू, सबसे अधिक मान क्या होगा? E0 होगा। इसीलिए हम E0 को क्या बोलते हैं? अधिकतम मान या शिखर मान, शिखर, पिक वैल्यू। क्या बोलते हैं? पिक वैल्यू। समझ में आ रहा है? पिक वैल्यू कहा जाता है। और देखिए, सपोज करिए कि अब हम इसको घुमा करके कितना ले आते हैं डियर स्टूडेंट? कितना ले आओ बोलो? इसको अब ले जाइए 270 अर्थात 3π/2 ले आइए, 3π/2 ले आइए, सॉरी 2π कितना हो जाएगा? 3 × 180/2, 2 × 18, 9 × 27, ठीक है। 3π/2 या 270 डिग्री में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये बताइए। 270, तो साइन 270 का मान क्या होता है? साइन 270 मैं बताऊंगा, अभी टेंशन मत लो, है ना। माइनस आपका हो जाता है डियर स्टूडेंट, ये देखिए, अब मैं आपको थोड़ा सा इजी फॉर्म में बता रहा हूं, ये सुनिए। ये हो जाएगा हम लोगों का, और ये हो जाएगा, सुनिएगा क्या क्या होगा। पहले 0 पर था, तो 0 पर है, तो 0 पर साइन 0 का वैल्यू 0 आ गया। समझना चीजों को, ठीक है। साइन 0 पर वैल्यू क्या आ गया? 0 आ गया। यह है थीटा और यह है ई। तो जब थीटा 0 है तो ये ई का मान 0 आ गया। जब थीटा 90 पर जाता है, यहां पर जाता है, तो हमारा ई का वैल्यू क्या आ रहा है? पिक वैल्यू, सबसे सर्वाधिक मान कितना में मिल रहा है हमको? 90 में मिल रहा है। 90 में सर्वाधिक मान मिल रहा है। उसके बाद जब 180 में आए तो 180 में क्या हो गया? 180 में क्या हो गया? अच्छा, मैं 180 में रखा हूं, नहीं हूं, पाई बाई ये तो हो गया 180, मतलब पाई में जब पाई में आएंगे तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। 180 पर क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। अब इसके बाद 180 के बाद कहां चले जाइए? इधर चले जाइए नीचे। तो नीचे में यहां का कितना हो जाएगा? 180 और 90 कितना हो गया? 270। तो 270 मतलब 3π/2। तो 3π/2 पर हमको क्या वैल्यू दे रहा है? ये 3π/2 इस पर दे रहा है -1, जो कि सबसे उसका न्यूनतम मान होता है। तो ये आ गया हमारा माइनस, ये हो जाएगा E0, और 2π अर्थात 360। तो 360 पर फिर से क्या आ गया? 0 आ गया। तो ये हो गया 0। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इससे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, इसको समझना। मैं परिभाषा में आऊंगा, टेंशन मत लो आप, परिभाषा में आता हूं। क्या समझाना क्या चाह रहा हूं, ये सुनिए कि ये जो आपका विद्युत वाहक बल है, उसका मान, परिमाण हम किसको बोलते हैं? वैल्यू। उसका मान को ही परिमाण कहा जाता है, परिमाण। तो कोई प्रत्यावर्ती धारा की परिभाषा ये है डियर स्टूडेंट, या प्रत्यावर्ती धारा के पहले हम प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का परिभाषा ले लेते हैं। तो प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल वो विद्युत वाहक बल होता है जिसका मान समय के साथ बदलता है, और मान के साथ साथ अर्थात परिमाण के साथ साथ दिशा भी बदलती है। तो यहां देखिए, यहां क्या है भाई? विद्युत वाहक बल का मान कम है कि नहीं है? और यहां क्या हो गया? अधिक हो गया। ये बढ़ा कि नहीं आ रहा? 1 हो गया भैया, 1 हो गया। और यहां को मानोगे तो आप 50 मान लीजिए, 1/2 मान लीजिए, तो ये कम है कि नहीं है? तो समय के साथ क्या हो रहा है? ये 1 में बदल गया। 1 में बदलने के बाद समय के साथ ये क्या हो गया? कम भी हो गया। बदल रहा है समय के साथ, मान बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? और देखिए धनात्मक है और ऋणात्मक है, तो ये हो गया दिशा, ये हो गया धनात्मक दिशा और ये हो गया ऋणात्मक दिशा। ये कुछ समय पश्चात कहा गया ऋणात्मक दिशा में आ गया। तो यही है प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल। प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल वह विद्युत वाहक बल होता है जिसका परिमाण एवं दिशा समय के साथ परिवर्तित होता है। तो ये देखिए, ये जो आपका आया है, ये क्या है एक्चुअल में? प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल। क्या आ गया? प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल। तो प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का अगर मैं आपको पूछूं व्यंजक क्या है, तो E0 sin ωt है। क्या है? प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल। सबको समझ आया कि नहीं? आप बता दो मुझे पहले। प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल, ठीक है। अब प्रत्यावर्ती विद्युत धारा निकालेंगे, तो सबको पता है यदि उस लूप में या चालक में अगर प्रतिरोध उसका R है, तो हम सब जानते हैं ओम के नियम से V = IR
होता है कि नहीं होता है? तो I इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा? I इज इक्वल टू V बाई आर। अब मैं बोल देता हूं कि उस लूप का या उसमें जो चालक तार है उसका प्रतिरोध R है, तो हम ये कर देते हैं, चलिए I बराबर हो जाएगा E बाई आर, होगा कि नहीं? तो E बाई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E का वैल्यू बताइए मुझे, E नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई आर। तो ये हो जाएगा, इसका वैल्यू जो हो जाता है डियर वो हो जाता है I नॉट और ये हो जाता है साइन ओमेगा टी। अब इसमें जब मान रखोगे तो वह भी क्या होगा? साइन है, तो इसमें जब वैल्यू अलग अलग रखोगे तो इसका मान भी बदलेगा कि नहीं बदलेगा? सेम जैसे कि विद्युत वाहक बदला था। तो ये हमको कुछ ऐसा मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? ये देखिए, ये अगर विद्युत वाहक बल है तो ये जो है विद्युत क्या हो जाएगा? उसके जस्ट पीछे पीछे कौन चलेगा? विद्युत धारा I, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल। और प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का जो है धारा का व्यंजक यही होता है, याद रख लो, रट्टा मार लो, समझ जाओ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा क्या होता है? सुनिए, प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है मेरे भाई? कि समय के साथ यदि धारा के परिमाण और दिशा दोनों बदलते हैं तो उस धारा को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। ठीक है जी, तो ये होता है, ठीक है। और यहां जो आपको ये दिख रहा है, आई नॉट दिख रहा है, दैट इज आ पिक वैल्यू। व्हाट? पिक वैल्यू मतलब सबसे सर्वोच्चतम मान, शिखर मान बोलते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? शिखर मान। अरे भैया ये वाला जो पॉइंट है ना, सबसे उच्चतम बिंदु, यही है हमारा आई नॉट। यदि ये आई है तो ये क्या है? आई नॉट है। और इस चीज को आप लिख लीजिए, अब चालू हो गया, प्रत्यावर्ती धारा का परिभाषा से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और इसको आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी से प्रदर्शित करते हैं, जहां आई नॉट उस प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान कहलाता है, जिसे हम अधिकतम मान पिक वैल्यू भी कहते हैं। और ये जो आई जो दिख रहा है उसको हम बोलते हैं ताक्षणिक मान, ताक्षणिक इंस्टेंटेनियस वैल्यू, मतलब किसी पर्टिकुलर समय पर वो क्या है? उस धारा का मान है, किसी पर्टिकुलर समय पर। लाइका इसको अगर हम टाइम से शो करते हैं, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है? चलिए इधर देखिए, सपोज दैट ये करो कि ये हमारा, ये देखिए इस प्रकार यदि कोई धारा प्रवाहित हो रही है, प्रत्यावर्ती धारा, तो इधर होता है टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में बदल रहा है, और यह क्या है? धारा है। तो ये जो वैल्यू आएगा वो हमारा पिक वैल्यू होगा, आई नॉट होगा ये, ठीक है। अब किसी भी टाइम पर ले लीजिए, मतलब ये देखो टाइम है, ये टाइम है, सबके सब क्या है? ये टाइम है कि नहीं है? तो किसी भी टाइम पर, इंस्टेंटेनियस किसी भी टाइम पर, इस टाइम पर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा आई, और आई इज इक्वल टू होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। मतलब ये इस टाइम पर आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ताक्षणिक मान कहलाता है। क्या बोलते हैं? आई को हम बोलते हैं ताक्षणिक मान, ताक्षणिक मान। सबको समझ में आ गया अच्छे से? अब चलिए देखते हैं हम लोग डीसी करंट क्या है, फिर उसके बाद हम चिंता ना करें। आज हम पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे? बोल दो भाई, क्या क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे औसत मान, वर्ग माध्य मूल मान। इतना तक आज हम लोग जो है कवर कर लेंगे, बिल्कुल कवर कर लेंगे। तो क्या चीज? दिष्ट धारा। डीसी करंट। तो डीसी करंट क्या होता है? सुनो, परिभाषा सुनिए। ऐसा धारा जिसका मान समय के साथ साथ परिवर्तित होता है किंतु दिशा परिवर्तन नहीं होता। मान परिवर्तित हो सकता है किंतु दिशा परिवर्तित नहीं होता, उसे हम दिष्ट धारा कहते हैं। और इसे सिंबल इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार से ही क्यों प्रदर्शित करते हैं? क्योंकि जितने भी बैटरी और सेल से प्राप्त जो धारा होती है दैट इज अ डीसी करंट। क्या होता है? डीसी करंट, ठीक है। इसलिए हम इसको इस सिंबल से प्रदर्शित करते हैं। अब इसको डियर स्टूडेंट दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? समदिष्ट धारा, बताता हूं अभी और डिटेल से। समदिष्ट धारा और है परिवर्ती दिष्ट धारा। परिवर्ती दिष्ट धारा दिष्ट धारा। अब भी मैं आपको प्रत्यावर्ती धारा बताया, तो प्रत्यावर्ती धारा में ऐसा कुछ था, बनाया था कि नहीं बनाया था? मतलब ये हो गया दिशा माइनस ऋणात्मक दिशा, धनात्मक दिशा, और ये हो गया मान।
ठीक है। तो अब देखिए समदिष्ट धारा में क्या होगा। समदिष्ट धारा का परिभाषा कुछ ऐसा है कि समदिष्ट धारा का समय के साथ, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ ना तो इसके मान में कोई परिवर्तन आता है और ना ही इसके दिशा में। ये देखो ये धारा है, ये अप डाउन हो रहा है क्या, ऊपर नीचे हो रहा है क्या, इसके मान कोई बदल रहा है क्या। यदि सपोज करो ये 5 एम्पियर है, 5 एम्पियर है, तो ये क्या है 5 ही एम्पियर चल रहा है, मतलब मान में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है क्या, नहीं। और दिशा तो भाई दिशा तो बदल ही नहीं रहा है यार, धनात्मक दिशा में चल रहा है, तो दैट इज अ समदिष्ट धारा। समझ में। दूसरा परिवर्ती दिष्ट धारा कैसे बनाएंगे। परिवर्ती दिष्ट धारा, इसमें डियर स्टूडेंट मैं पहले बता चुका हूं, दिष्ट धारा वो धारा होती है जिसका दिशा नहीं बदलता, केवल मान बदलता है। तो इसमें मान बदलेगा, मान बदलेगा, सम में मान भी नहीं बदलता, इसमें मान बदलेगा। कैसे, ये देखिए, ये एक टेम्पररी बना रहा हूं मैं टेम्पररी बनाने का तरीका है, ठीक है। सपोज इसको 3 कर देते हैं, यहां 4 कर देते हैं और ये 5 कर देते हैं, तो ये कुछ समय 3 एम्पियर समझा रहा हूं ना, समझा रहा हूं, समझिएगा। ये 5 एम्पियर हो गया, फिर 3 एम्पियर हो गया, फिर 5 एम्पियर हो गया, एक आध बार 4 एम्पियर भी कर दो ना भैया, क्यों 4 एम्पियर, ये 4 एम्पियर हो गया, फिर से 3 एम्पियर हो गया। तो क्या हो रहा है, इसका मान बदल रहा है, समय के साथ मान बदल रहा है, दिशा नहीं बदल रही है, तो इसको बोलते हैं परिवर्ती दिष्ट धारा। समझ में आ रहा है। जितने भी आपके बैटरीज होते हैं, सेल होते हैं, वो समदिष्ट धारा वाला होते हैं। और परिवर्ती दिष्ट धारा कब उत्पन्न होता है, अचानक से कहीं हम वोल्टेज लगाते हैं, बढ़ाते हैं, घटाते हैं, अचानक से चालू बंद करते हैं, स्विच ऑफ ऑन करते हैं, तब वो क्या होता है, परिवर्ती दिष्ट धारा होता है। अचानक से कम होकर के फिर अप डाउन हो जाता है, जिसके कारण कई बार बल्ब वगैरह फ्यूज हो जाते हैं। दैट इज अ, समझ में आया, ठीक। अब फिर से पुनः बात कर लेते हैं थोड़ा सा परिवर्ती धारा के बारे में, प्रत्यावर्ती धारा के बारे में, और उसके बाद फिर हम देखेंगे सब। तो प्रत्यावर्ती धारा मैं बता दिया हूं आपको कि समय के साथ उसका मान और दिशा, परिमाण और दिशा दोनों बदलता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। इसे इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। अब इसमें कुछ स्टूडेंट देखिए, शिखर मान या अधिकतम मान, कुछ परिभाषाएं देखते हैं। तो शिखर मान या अधिकतम मान क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान को ही उसका शिखर मान कहते हैं। अधिकतम आयाम बोलिए या मान को ही उसका शिखर मान कहते हैं। लाइक ये इसको I0 से प्रदर्शित करते हैं, इतना बस लिख दीजिएगा, समझ में आ गया। इसके बाद आता है डियर स्टूडेंट इसका आवर्तकाल। क्या आता है, आवर्तकाल। तो आवर्तकाल जैसे कि आपने सब लोग पढ़ते आ रहे हो, पीरियोडिक टाइम, तो वो होता है जिसको हम लोग कैपिटल T से शो करते हैं। तो किसी भी प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्कर पूर्ण करने में, क्योंकि इसका दिशा बदल रहा है कि नहीं, तो एक चक्कर पूर्ण करने में, ये होता है एक चक्कर। ये देखिए, यहां से प्रारंभ हुआ तो यहीं पे आना चाहिए गोल घूम के, यहां से प्रारंभ हुआ तो यहीं पे गोल घूम के आना चाहिए, ऐसा। तो इसको 2 भागों में बांट दिया गया है, और 2 भागों में बांट करके इसको आगे पीछे खिसका दिया गया है, इसको इधर आगे खिसका दिया गया है, ये और ये 2 चांदा हुआ कि नहीं। तो आवर्तकाल क्या होता है, एक चक्कर पूर्ण करने में लगा टाइम को ही हम लोग इसका क्या बोलते हैं, पीरियोडिक टाइम बोलते हैं, ठीक है। तो कितना आप सबको पता है, वेग बराबर होता है हमारा दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो वेग क्या है, वेग होता है यहां हमारा, चूंकि ये वृत्ताकार गति कर रहा है, वृत्ताकार, इसलिए ये हो जाएगा कोणीय वेग ओमेगा। दूरी, तो एक आवर्त में कितना दूरी तय कर रहा है, ये देखो यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां तक कंप्लीट कर रहा है, मतलब 2 चांदा के बराबर। और एक चांदा में होता है 180 और 2 चांदा में हो जाएगा 360, या वृत्त मान लीजिए। तो एक चक्कर पूर्ण करने में, तो एक चक्कर का होता है मतलब 2 पाई, पाई मतलब होता है 180 और 2 180 है ना जी, तो 2 पाई लिखो ना, या 360, तो 360 को हम 2 पाई लिखते हैं, ठीक है। और समय, तो समय को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पीरियोडिक टाइम T। तो इस प्रकार हमारा जो इसका आवर्तकाल होता है डियर स्टूडेंट, तो आवर्तकाल जो होता है वो हो जाता है आपका, टाइम को इधर ले जाइए, ओमेगा को नीचे ले आइए, 2 पाई बाई ओमेगा, रट्टा मार लो, काम आने वाली है, 2 पाई बाई ओमेगा। अब यहीं पे बात कर लेते हैं इसकी आवृत्ति। तो आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति जो होती है आपका एक चक्कर पूर्ण करने में नहीं, 1 सेकंड में जितना चक्कर पूर्ण कर लेता है वो इसकी आवृत्ति होती है। तो आवृत्ति न्यू और एफ, फ्रीक्वेंसी एफ या न्यू से शो किया जाता है, और दैट इज इक्वल टू होता है आपका 1/T, जिसको हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज, ओमेगा बाई 2 पाई, ओमेगा बाई 2 पाई, उसको पलट दीजिए, ये होती है इसकी आवृत्ति। सबको समझ में आ गया, क्लियर है भैया, ठीक है। और प्रत्यावर्ती धारा कहां से उत्पन्न किया जाता है, तो डायनेमो, मैं पहले पढ़ा चुका हूं, विद्युत चुंबक की प्रेरणा अध्याय 6 लास्ट में,
प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने का सोर्स क्या है? तो डायनेमो है, विद्युत मोटर है, जनित्र है, उसके माध्यम से हम जो है प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करते हैं। और कौन सा धारा खतरनाक होता है? कौन सा धारा खतरनाक होता है? तो वो होता है आपका प्रत्यावर्ती धारा। देखेंगे दोनों में डिफरेंट देखेंगे, ठीक है, चिंता मत करो, आराम से। अब देखते हैं क्या चीज, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, औसत मान, एवरेज वैल्यू, ठीक है, एवरेज वैल्यू। देखिए डियर स्टूडेंट, औसत मान पहले इसी बता देता हूं मैं, क्या कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान जो होता है वो शून्य होता है। प्रूफ करके दिखाएंगे, समझाएंगे, बोलेंगे, समझ में आ रहा? औसत मान क्या होता है? जो है प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान शून्य होता है। क्यों? ये सुनो, एकदम सिंपल कंसेप्ट, पहले थ्योरी बता देता हूं, उसके बाद वैकल्पिक विधि इसका पूरा व्यंजक बताऊंगा, ध्यान से देखना बस। भाई औसत मान देखो, औसत मान तो उसका आवर्तकाल कितना होता है? टी होता है। और टी में, एक टी में कितना चलता है? ये देखो, ये हो गया इसका आवर्तकाल, ये। और प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान इसी टी टाइम के मध्य चले गए धारा का मान को हम औसत मान कहते हैं। अब इसमें कितना चला? एक बार पूरा ये पॉजिटिव चला इतना से इतना, और एक बार ये पूरा नेगेटिव से इतना चला, 180 एंड 180। तो ये एक दूसरे को कैंसल आउट नहीं करेंगे जी, कैंसल आउट नहीं करेंगे जी। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? आई एवरेज का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए मुझे? आई एवरेज का वैल्यू हो जाएगा 0, खत्म, इतना। लेकिन ये ऐसा नहीं बताना है आपको, आपको ऐसे बताना। देखो वैकल्पिक विधि इसका, तो वैकल्पिक विधि निकालने के लिए हम जानते हैं प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती जो धारा का वैल्यू होता है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, होता है कि नहीं होता है? ये प्रत्यावर्ती धारा का मान है। अब मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, औसत मान क्या है? किसी धारा का, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, औसत मान 0 से t टाइम तक। देखो धारा बराबर क्या होता है सबको पता है, द फ्लो ऑफ चार्ज ऑफ, ये रेट ऑफ चार्ज इज नोन एज करेंट, ठीक है। आवेश प्रवाह की दर को ही हम लोग क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो 0 से t टाइम, कहां तक? 0 से t टाइम समय तक प्रवाहित धारा, आप लोग परिभाषा लिख लेंगे, प्रवाहित आवेश और लगा समय, लगा समय के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं? औसत, औसत धारा कहते हैं। 0 से t टाइम तक, उसके आवर्तकाल तक, एक चक्कर पूर्ण करने में प्रवाहित आवेश और लगा समय को ही हम लोग क्या कहते हैं? धारा कहते हैं, औसत धारा कहते हैं। समझ में आ गया? तो ये देखिए, आई एवरेज इज इक्वल टू 0 से t समय तक प्रवाहित आवेश की मात्रा। अगर क्यों हो तो क्यों की जगह में मैं क्या रख सकता हूं बताइए? क्यों की जगह में मैं क्या रख सकता हूं? बोल दो भैया, बोल दो। क्यों की जगह में मैं क्या रख सकता हूं बताइए? क्यों की जगह में इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, आई डी टी रख सकता हूं कि नहीं? डी क्यू की जगह में क्या रख सकता हूं? आई डी टी। तो इसके जगह में हम लोग क्या रख देंगे? आई डी टी डिवाइडेड बाई लगा समय अंतराल क्या है? टी है, कैपिटल टी, जिसको हम लोग उसका समय अंतराल कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं, ठीक है। और ये कितना टाइम ले रहा है बताइए? 0 से लेकर के टी टाइम ले रहा है कि नहीं? बस निकल गया। और क्या? एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे? अभी इधर देखो, आई एवरेज दैट इज इक्वल टू 0 टू टी। आई का वैल्यू बताइए मुझे क्या दे रखा है? आई नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड, और ये हो जाएगा डी टी डिवाइडेड बाई कैपिटल टी, पीरियोडिक टाइम। अब स्टूडेंट यहां हमारा जो ये दो दिख रहा है शिखर मान, वो है कांस्टेंट, वो निकल जाएगा बाहर। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले साइन का इंटीग्रेशन होता है कॉस, होता है कि नहीं होता है? साइन का होता है माइनस कॉस, क्या होता है? माइनस कॉस, ठीक है। एक बात। दूसरी बात, यदि इसके ओमेगा टी है, देखिए साइन ओमेगा टी, साइन टी बस रहता है ना तो इसका होता है माइनस कॉस टी, लेकिन ओमेगा टी है तो ये ओमेगा अगर डिफरेंशिएशन होता है तो सामने आता है, इंटीग्रेशन होता है तो नीचे आता है, बटे में आता है। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट होंगे तो भली भांति परिचित होंगे इस बात से, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा, ठीक है। और इस पूरे के बटे में है हमारा क्या चीज? टी।
और इसका लिमिट है 0 से लेकर के कहां तक, टी तक। इतना बात सबको क्लियर है। इसको मैं इधर ले आया, आई नॉट और टी को बाहर निकाल दिया, इधर ले आया, साइन ओमेगा टी का हो गया माइनस कॉस ओमेगा टी, और बट्टे में ओमेगा 0 से लेकर टी तक इसका लिमिट है। अब इसको क्या करो भैया, लिमिट को रख दो यार, बात खत्म। आई एवरेज दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोल दो जल्दी से। यहां से देखिए एक काम करते हैं हम लोग, ओमेगा को भी कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, ठीक है। तो ये हो जाएगा टी ओमेगा, ओमेगा को भी बाहर निकाल दिए। अब क्या करो डियर, यहां वैल्यूज रखते जाओ यार। पहले अपर लिमिट तो माइनस कॉस ओमेगा किसके जगह में रखते हैं, अपर लिमिट को किसके जगह में रखते हैं, अरे भाई जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए हो, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो टी के जगह में रखो ना। तो ये हो जाएगा टी ओमेगा टी। फिर अब जब लोअर लिमिट को रखते हैं तो माइनस रखते हैं, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉस ओमेगा मल्टीप्लाई 0। दैट्स क्लियर, सबको अच्छे से समझ में आ गया। तो आई एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा, दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है यार। तो आई नॉट डिवाइडेड बाई टी ओमेगा। अब ये देखो भाई माइनस कॉस ओमेगा टी, तो ओमेगा के प्लेस पे या टी के प्लेस पे मैं क्या रख सकता हूं बताओ, टी के प्लेस पे क्या रख सकता हूं, टी आवर्त काल बराबर मैं आपको पहले बता चुका हूं, क्या बताया था बोल दीजिए। अरे भैया वेग बराबर दूरी बटे समय, बताया कि नहीं बताया। अब ओमेगा दैट इज इक्वल टू दूरी क्या है 2 पाई बाई टी, है कि नहीं है। तो ओमेगा के जगह में रखो या टी के जगह में रखो, चलो हम ओमेगा के प्लेस पे रख देते हैं। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा 2 पाई बाई टी हो जाएगा, होगा कि नहीं। और मल्टीप्लाई यहां और क्या है टी है, थीटा के प्लेस पे है ना ये सब कुछ, और प्लस कॉस। अब इसका मल्टीप्लाई होगा तो 0 नहीं होगा यार, बिल्कुल होगा सर। ये देखो यार टी से टी कैंसल आउट हो गया मेरे भाई। अब देखो अब क्या करना है, चलो इधर मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं। आई एवरेज दैट इज इक्वल टू आई नॉट डिवाइडेड बाई टी ओमेगा। ये देखो माइनस कॉस 2 पाई और प्लस कॉस 0। सबको पता है हमारा जो कॉस होता है वो यहां से चलता है, और यहां से जब चलेगा तो ये देखिए बात को समझना, कॉस का ये 0 पे वैल्यू क्या है 1 है, कॉस का 0 पे वैल्यू क्या है 1 है, 0 है ना 1 है। 90 पे कॉस 90 का वैल्यू होता है 0 और कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, ठीक है। और यहां कॉस पाई का वैल्यू क्या हो जाता है, कॉस पाई का वैल्यू क्या हो जाता है बोल दीजिए। कॉस पाई मतलब 180, अरे भैया 90 और ये 90 180, तो 180 पे होता है -1, कॉस 180 का मान क्या होता है -1 होता है। तो कॉस 2 पाई का वैल्यू तो 90 मतलब पाई बाई 2 एंड पाई बाई 2 मतलब 2 पाई पे इसका वैल्यू हो जाएगा 1, हो रहा है कि नहीं। 2 पाई पे वैल्यू हो रहा है 1, ठीक, और 2 पाई पे वैल्यू 1 हो जाएगा, और 0 पे वैल्यू क्या है 1 है, तो दोनों का वैल्यू ही क्या होता है 1 होता है। तो दैट मीन्स आई एवरेज वैल्यू रखते जाइएगा, आई एवरेज दैट इज इक्वल टू आई नॉट बाई 2 टी ओमेगा और माइनस कॉस 2 पाई का वैल्यू मैं क्या बता दिया आपको 1 प्लस कॉस इसका वैल्यू 1, तो 1 कैंसल आउट 0 और 0 का मल्टीप्लाई, तो फिर ऑल वैल्यूज आर 0। तो इस प्रकार आपको प्रूफ करके दिखाना है कि प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान एक आवर्त काल में जो जितना धारा चलती है उसका उसका औसत मान कहते हैं एक आवर्त काल में। तो एक आवर्त काल में उसका औसत मान क्या होता है 0 होता है। मैं तो पहले बता दिया आपको, ये देखो भैया ये देखो 0 होना ही होना है यार, तो तय है कि नहीं। तो इस प्रकार आपको जो है ये निकालना था। अब चलिए देखते हैं इसका क्या चीज, वर्ग माध्य मूलमान। नहीं, इसी में एक और है, अर्ध चक्र में औसत मान, अर्ध चक्र में औसत मान। तो अर्ध चक्र में निकालना है हमको, तो अर्ध चक्र में इसका कोई वैल्यू निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि अर्ध चक्र में केवल ये इतना चलेगा, ये देखिए ये, ठीक है। तो कुछ न कुछ तो वैल्यू आना ही चाहिए, आना चाहिए कि नहीं। चलिए देखते हैं क्या है इसका वैल्यू। इधर देखो वही चीजें रहेगी, प्रत्यावर्ती धारा का मान साइन ओमेगा टी सबको पता है, समझ में आ रहा है। अब अर्ध चक्र का औसत जो मान होगा वो कुछ इस प्रकार हो जाएगा। अर्ध चक्र का औसत मान हो जाएगा, डियर स्टूडेंट एवरेज वैल्यू लिख दीजिएगा, औसत मान अर्ध चक्र में ना, पूर्ण चक्र में नहीं, औसत चक्र। तो ये हो जाएगा 0 से t/2, 0 से t/2 समय तक प्रवाहित आवेश, ठीक है, और बटे लगा समय। तो ये क्या हो जाएगा, आई एवरेज
आई एवरेज दैट इज इक्वल टू 0 से t/2, 0 से t/2 समय तक प्रवाहित आवेश। तो मैं पहले बता चुका हूं आवेश क्या होगा, हम सबको पता है I बराबर dq/dt। तो आवेश का मान निकालना है तो आ जाएगा IDT, होगा कि नहीं होगा, IDT। तो मैं रख दूंगा IDT, आवेश की जगह में क्या हो जाएगा IDT। और समय कितना ले रहा है, तो अर्धकाल में भैया, पूर्ण काल में होता है उसका पूरा एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है उसको हम लोग बोलते हैं आवर्तकाल T। तो आधा चक्कर लगाने में t/2 लगेगा यार, t/2। तो आई एवरेज मैं स्पीड में बना रहा हूं क्योंकि पहले मैं इसको अच्छे से समझा चुका हूं आपको, ठीक है ना। इसका वैल्यू रखते जाइएगा, 0 t/2 I0 sin ओमेगा t dt डिवाइडेड बाई, आप यहां बाहर निकाल दीजिए इसको, ज्यादा बेहतर रहेगा। तो 2 क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, लिख सकते हैं सर। तो आई एवरेज दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 2/t 0 to t/2, या यहां से आप I0 को बाहर निकाल दीजिए, कांस्टेंट है। और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन का हो जाता है, सब लोगों को पता है, माइनस कॉस ओमेगा t बाई ओमेगा, और लिमिट है हमारा t/2 एंड 0। तो डियर आई एवरेज दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 2I0 डिवाइडेड बाई, इस ओमेगा को बाहर निकाल दे, t ओमेगा, और ये हो जाएगा हमारा माइनस कॉस ओमेगा, t के प्लेस पे रख देंगे t/2 माइनस माइनस प्लस कॉस ओमेगा मल्टीप्लाई 0। ये जब रखेंगे तो समझ में आ गया इतना चीजें। तो अब देखिए, अब किधर इधर दिखेगा आपको, एक लाइन और दिख सकते हैं, एवरेज इज इक्वल टू 2I0 डिवाइडेड बाई t ओमेगा। इसमें देखिए, इसमें कुछ हो सकता है क्या, ये देखो आप, ओमेगा बराबर क्या होता है, कोणीय वेग दूरी बटे समय, 2π/t, 2π/t होगा। तो मैं इसको रख सकता हूं माइनस कॉस ओमेगा की जगह में 2π/t, तो t से t कट जाएगा तो 2π, और 2π क्या आ गया, 2 आ गया, प्लस कॉस ओमेगा मल्टीप्लाई 0। ठीक है, इधर देख ले भाई क्या चीज, ये आई एवरेज दैट इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमको, 2I0 t बाई ओमेगा, 2I0 t ओमेगा दे रखा है। तो ओमेगा के प्लेस पे हम लोग क्या रख सकते हैं, बोल दो, ये क्या है, t है, ये t है कि नहीं है, और ओमेगा के प्लेस पर क्या रख सकते हैं, 2π/t। काटते जाओ यार, क्यों उसको लेके पकड़ के चल रहे हो, काटते जाओ सब चीजों को। और माइनस कॉस 2π/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, माइनस कॉस पाई हो जाएगा, और प्लस है कॉस 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं। ये अब वैल्यूज रखते जाते हैं, चलिए वैल्यूज रखने के लिए ये करिए, क्या कॉस को सबको पता है, यहां से चलता है इस प्रकार, यहां हमको 0 पे निकालना है, तो 0 पे आप सबको पता है 1 होता है, और पाई पे निकालना है, तो पाई मतलब यहां चले जाएगा, मतलब -1 हो जाएगा, 1 और -1। ठीक है, तो 1 और -1 निकालेंगे तो आई एवरेज दैट इज इक्वल टू हो जाएगा, t से t कैंसल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, तो I0 बाई पाई, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस कॉस पाई का, तो कॉस पाई का मैं बता दिया ना 180 पे -1 होता है, तो माइनस माइनस हो गया 1, और कॉस 0 का वैल्यू हो गया 1। तो ये हो जाएगा डियर आई एवरेज दैट इज इक्वल टू 2I0 बाई पाई, 2I0 बाई पाई। तो ये है हमारा क्या चीज, बता दीजिए जल्दी से, बोल दो भाई, बोल दो यार, ये है अर्धचक्र में औसत मान। अब देखते हैं वर्ग माध्य मूल मान। अब देखेंगे हम लोग क्या चीज, वर्ग माध्य मूल मान, धारा का वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है डियर, और इसका व्यंजक भी देखेंगे, पूरा डेरिवेशन निकाल के देखते हैं कि धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या है। उससे पहले एक चीज जान लीजिए, कभी कभी पूछ दिया जाता है कि क्या प्रत्यावर्ती धारा भी ऊष्मीय प्रभाव व्यक्त करता है, बिल्कुल ही व्यक्त करता है। 2 लाइन में सुनिए क्या है। हम सब जानते हैं Z इज इक्वल टू I²T, ये केमिस्ट्री में, ये फिजिक्स में मैंने पढ़ रखा है, दैट मीन्स Z इज प्रोपोर्शनल टू I², अगर T को हम कांस्टेंट कर देते हैं तब। तो Z क्या है, ऊष्मा है, ठीक है, और I क्या है, धारा है, प्रत्यावर्ती धारा। तो भाई प्रत्यावर्ती धारा चाहे वो ऋणात्मक हो चाहे धनात्मक हो, उसका वर्ग हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। और उस जो है आपका
उत्पन्न ऊष्मा धारा के अनुक्रमानुपाती है, अर्थात वो दिष्ट धारा रहे चाहे आपका धारा जो है धनात्मक रहे चाहे ऋणात्मक रहे, ऊष्मीय प्रभाव व्यक्त करता है। लेकिन याद रखिएगा चुंबकीय और रासायनिक प्रभाव व्यक्त नहीं करता। ऊष्मीय प्रभाव व्यक्त करता है, चुंबकीय और रासायनिक प्रभाव व्यक्त नहीं करता। रीजन क्या है? क्योंकि ये जो है इसका औसत काल में, इसका जो है आवर्त काल में, मतलब एक पूर्ण चक्र में हमारा इसका धारा का औसत मान क्या होता है? शून्य होता है, इसलिए चुंबकीय और रासायनिक प्रभाव व्यक्त नहीं करता है। तो कभी भी आप ये प्रैक्टिस मत करना कि प्रत्यावर्ती धारा लपेट करके किसी लोहे को चुंबक बनाने का प्रयास मत करना, कभी नहीं बनेगा, वो चुंबकीय नहीं व्यक्त करता है। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं ये प्रैक्टिकल नहीं करके दिखाया हूं, पहले मैं आप बच्चों को क्लास में जो है करके दिखाता था कि एक आप कर सकते हो, एक वो ले लेना, क्या चीज, कील ले लेना, खिला या लोहे का कोई रॉड ले लेना, समझ में आ रहा है? उसमें क्या करना, तांबे के तार को लपेट देना और उसके बाद उस तांबे के तार के दोनों सिरों को एक बैटरी, छोटा बैटरी या क्या सेल के एनोड और कैथोड से चिपका देना। ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान पूर्वक करना है। रीजन क्या है? कि पूरा हिट हो जाता है, गर्म हो जाता है, इसलिए इस चीज का ध्यान रखिएगा। हाथ से मत पकड़ना, ठीक है? पूरा हिट हो जाता है, गर्म हो जाता है, हाथ जल जाएगा, तो इसलिए इसको सावधानी पूर्वक करना है। और देखिएगा रियल में वो जो चुंबक वो रहेगा, आपका क्षण रहेगा, वो डेफिनेटली चुंबक बन जाता है। देखिएगा छोटे जो सुई वगैरह है वो आके चिपक जाते हैं, ये प्रैक्टिकल किया हुआ है। तो इससे हमको ये समझ में आ जाता है कि प्रत्यावर्ती धारा ऊष्मीय प्रभाव व्यक्त करता है। अब देखते हैं धारा का वर्ग माध्यम मूलमान। तो पहले डेफिनेशन देख लीजिए, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग काम करेंगे। एक पूर्ण चक्र में धारा के औसत मान के, धारा के औसत मान के वर्गमूल को धारा का वर्ग माध्य मूलमान कहते हैं। सरल है, एकदम सरल है, मान कहते हैं। मैं समझाऊंगा आपको, टेंशन ना लें। कहते हैं इसे IRMS से प्रदर्शित करते हैं, इसे IRMS रूट मीन्स स्क्वायर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है? ये परिभाषा है, डेफिनेशन आप लिख सकते हो ऐसा। एक पूर्ण चक्र में धारा के औसत मान के वर्गमूल को धारा का वर्गमूल माध्यमान कहते हैं, और इसी से हम डेरिवेशन निकालेंगे। अब सबको पता है प्रत्यावर्ती धारा, आप यहां से प्रारंभ करिएगा डेफिनेशन लिखने के बाद। प्रत्यावर्ती धारा I बराबर क्या होता है? I नॉट साइन ओमेगा टी होता है कि नहीं होता है? सब जानते हैं। अब मैं जस्ट इसके पहले पढ़ाया हूं, क्या चीज पढ़ाया हूं मेरे भाई? एवरेज, औसत मान, धारा का औसत मान। तो धारा का औसत मान हम कैसे निकाले थे ये बताइए मुझे। I एवरेज दैट इज इक्वल टू, क्योंकि हमको यहां क्या निकालना है? धारा के औसत, एक पूर्ण चक्र में धारा के औसत मान। तो धारा का औसत मान हमने कैसे निकाला था? एक पूर्ण चक्र में मतलब 0 से t, एक पूर्ण चक्र में क्या है ये t, 0 से t, मतलब एक पूर्ण चक्र में इस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्त काल कहते हैं। तो 0 से कहां तक? t तक। टाइम कितना लगा? 0 से लेकर के t टाइम लगा एक पूर्ण चक्र में, लगा कि नहीं? तो एक पूर्ण चक्र में धारा के औसत मान, तो धारा का औसत जो मान होता है dr, सबको पता है आवेश बराबर I dt, मतलब I बराबर होता है dq बाई dt। तो इससे आप निकाल सकते हैं इस चीज को। तो ये हम रख देंगे यहां पे क्या चीज? I dt। क्यों भाई? यार औसत मान क्या होगा भाई? 0 से लेकर t टाइम तक बहने वाली आवेश की मात्रा को ही हम लोग क्या बोलेंगे? औसत धारा कहते हैं। तो आवेश कितना प्रवाहित होगा? dq। तो dq का वैल्यू कैसे निकाले? I dt निकाल दिए कि नहीं निकाल दिए? बोलो। तो ये हो गया। लेकिन इसमें एक शर्त है। क्या शर्त है? ये देखो, आपका धारा के औसत मान के वर्ग, तो इसका वर्ग लगाइए, वर्ग, ठीक है, के मूल को, अब इसका कंप्लीटली क्या करेंगे? मूल करेंगे इसका, ठीक है? और इसका सबको पता है t, क्योंकि ये टाइम कितना ले रहा है? t। तो यार आवेश बटे टाइम लिखोगे तभी तो धारा बनेगा। ये क्या है? आवेश का मान है, आवेश बटे टाइम तो लिखना पड़ेगा ना। और इसका संपूर्ण वर्गमूल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? IRMS कहते हैं। क्या कहते हैं? IRMS कहते हैं। ये है, ये परिभाषा के अनुसार मैं लिख दिया।
इतना चीज समझ में आ गया सबको। तो IRMS का अब देखिए, IRMS मैं क्या करता हूं, इसको खामखा इधर नहीं लगा करके इधर लेके आ जाता हूं, तो वर्ग बन जाएगा। दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 0 to t आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर का वैल्यू रखिए, आई का वैल्यू रखिए, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी रख सकते हैं, और डिवाइडेड बाई में आ जाएगा आपका क्या चीज बोली, टी। आ गया डियर। तो IRMS आई स्क्वायर RMS दैट इज इक्वल टू, यहां आप इसको बाहर निकाल दीजिए बिकॉज दिस इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी एंड टी, ये बाहर आ जाएगा दोनों। ठीक है, अब हम इसका इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन। तो इसका डायरेक्ट साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन नहीं होता है, साइन का होता है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का नहीं होता है। तो कहां से आएगा ये देखिए, हम सबको पता है cos 2 थीटा बराबर होता है, cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से क्या कीजिए आप, इसको इधर लेके आइए, तो माइनस ये प्लस, इसको इधर लेके आऊंगा तो 1 माइनस cos 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको इधर लेके आइए तो 1 माइनस cos 2 थीटा, और ये 2 को नीचे ले आइए तो 2 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। हो गया कि नहीं हो गया, इतना चीजें समझ में आ गई आपको अच्छे से। अब ये देखो मेरे भाई, क्या चीज देखो, थीटा की जगह में यहाँ क्या दे रखा है, ओमेगा टी दे रखा है, तो थीटा की जगह में क्या रख दीजिए, ओमेगा टी रख दीजिए, यहाँ ओमेगा टी रख दीजिए। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक लाइन देख लीजिए क्या कर सकता हूँ, ये तो बाहर निकल गया, ये भी बाहर निकल गया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह में मैं ये पूरा रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ, क्या रख दूंगा 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2, और किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है, इसको तो भूल रहे हो, dt के रिस्पेक्ट में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब इसको मिटा दो, ये चीज समझ में आ गई ना सबको। एक लाइन दिखेगा नीचे, दिख सकता है यार, तो आई स्क्वायर RMS दैट इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी। ठीक है, अब यहां से भाई 2 को भी बाहर निकाल दो यार, 2t बाहर निकल जाएगा, 2 को बाहर निकाल दो, कोई मतलब नहीं है वहां रखने से। ठीक है, ये निकल गया। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए मुझे, 1 का इंटीग्रेशन मतलब dt हो गया, 1 dt लिखो या 1 dt लिखो, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t होगा। जैसे कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, उसी प्रकार आपका 1 dt का इंटीग्रेशन 1 का हो जाएगा dt हो जाए, क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, होगा। माइनस 2 बाहर निकल चुका है ना, cos 2 ओमेगा टी का क्या होगा, माइनस cos 2 ओमेगा टी का क्या होगा, तो cos का होता है साइन, cos का साइन, और इंटीग्रेशन में साइन नहीं बदलता, चिन्ह नहीं बदलता है, मतलब ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी हो जाएगा, cos थीटा का हो गया साइन थीटा हो गया। और ये जो 2 ओमेगा है ना, जो ऊपर में है, वो डिफरेंशिएशन में अवकलन में सामने आता है और समाकलन में नीचे आता है, क्या चीज आ जाएगा, 2 ओमेगा आ जाएगा, दिख रहा है जी ये। और लिमिट है 0 से लेकर के t, 0 से लेकर के कहां तक लिमिट है, t तक है। समझ में आ गई ये चीज, समझ में आया मेरा भाई दोस्त यार। अब ये देखो इधर देखिए, आप समझ में आते जाएगा आपको, आई स्क्वायर RMS दैट इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाई 2t। ठीक है, और ये हो जाएगा, लिमिट रखते जाइएगा, पहले अपर लिमिट रख दो तो t आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, t आ जाएगा, माइनस रख दिया यार, साइन 2 ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा, और t की जगह में क्या रख देंगे, t रख देंगे, कैपिटल T रख देंगे, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में डिफरेंस इंटीग्रेशन हुआ है तो t रख देंगे, और डिवाइडेड बाई में आ जाएगा 2 ओमेगा। ठीक है, फिर माइनस 0 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा प्लस, हो गया साइन ओमेगा, और टी की जगह में क्या रख देंगे, 0 रख देंगे, लोअर लिमिट, और डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा। अब देखो क्या हो रहा है, आई स्क्वायर RMS दैट इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर 2t, ये देखिए t माइनस साइन, आप क्या करो पता है, 2 ओमेगा की जगह में क्या रख सकते हैं, 2 पाई बाई टी, सबको पता है 2 पाई बाई टी, और ये हो जाएगा इनटू मल्टीप्लाई टी, और पूरे के बटे में क्या चीज है, 2 ओमेगा है, और फिर प्लस है, और देखिए साइन 0 का क्या होता है, साइन 0 का भाई मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा यार, तो साइन 0 का क्या होता है, पूरा 0, सत्यानाश, तो ये हो गया पूरा खत्म। तो आई स्क्वायर RMS दैट इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2t, t के प्लेस पे हम रख सकते हैं 2 पाई बाई टी रखा जा सकता है, सॉरी ये देखिए आवर्तकाल, तो कोणीय वेग
2 पाई बाई टी होता है। तो इसका मान रखेंगे, तो टी का मान रखेंगे, क्या हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा होगा। तो मैं यहां रख दूंगा 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा। ऐसा रखा जा सकता है, बिल्कुल रखा जा सकता है। या मत रखो यार, छोड़ो, क्यों रख रहे हो, टी रहने दीजिए, टी रहने दीजिए। अब देखिए क्या कर रहे हैं, माइनस टी से टी कट जाएगा मेरे भाई बंधु सखा मित्र सब लोग, ठीक है। और ये हो जाएगा साइन 4 पाई, साइन 4 पाई और डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा। अब बता दो मुझे साइन 4 पाई का वैल्यू क्या होता है, या ये बता दो साइन 4 पाई का वैल्यू बता दो क्या होता है। किसी को नहीं पता होगा, निकालने का तरीका सीखे मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे यार। क्या साइन जो है यहां से ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, जिग जैग जिग जैग। कॉस यहां से चलता है, तो ये हो जाता है 1 पाई और ये हो जाता है 2 पाई। अरे भाई 0, 90, 180, 270, 360, 2 पाई बराबर क्या होता है 360, ठीक है। और ये हो जाएगा 3 पाई और ये हो जाएगा हमारा 4 पाई 4 पाई। तो 4 पाई पे भैया पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, 4 पाई हो, चाहे 10 पाई हो, उसका मान सेम होगा। क्या होगा, वो होगा 0। क्यों, यहाँ पे 0 पर साइन 0 पर मान क्या होता है 0 होता है, पाई पर भी 0 होगा, 2 पाई पर भी 0 होगा, 3 पाई पर भी 0 होगा, 90 पे 1 होता है और 270 पे -1 होता है। तो जितना इसके लेवल में आएगा वो -1 देगा, जितना इसके लेवल पे आएगा 1 देगा, और जितना इस लेवल पे आएगा वो क्या देगा 0 देगा। मतलब इसका वैल्यू पूरा हो जाएगा हम लोगों का 0, पूरा ये हो जाएगा टर्म्स 0। तो आई स्क्वायर आर एम एस का जो वैल्यू आएगा दैट इज इक्वल टू हो जाएगा आई स्क्वायर बाई 2t और ये हो जाएगा 0 और मल्टीप्लाई में हो गया t और t से t कट गया, कटा। तो आ जाएगा हम लोगों का आई स्क्वायर आर एम एस दैट इज इक्वल टू व्हाट, आई नॉट स्क्वायर बाई 2। दैट इज अ फाइनल आंसर। एक काम करते हैं डियर स्टूडेंट, क्या चीज इसमें और कुछ चीजें हैं, छोटा सा और क्लास बच गया, उसके बाद आज का ये हमारा जो क्लास रहेगा वो वर्क करेंगे, ठीक है। एक आख न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी लगा लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा मैं और वो करता हूँ, इजी करता हूँ। आई स्क्वायर आर एम एस जो दिख रहा है आपको दैट इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाई 2। इसको थोड़ा सा और इजी फॉर्म में सॉल्व किया जा सकता है। कैसे, आई आर एम एस दैट इज इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा आई नॉट, बिकॉज सॉरी यार, यस, ये जब इधर आएगा तो आपका अंडर रूट लग जाएगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। तो ये हो जाएगा, ये हट जाएगा और ये हो जाएगा आई नॉट बाई अंडर रूट 2। वी नो दैट व्हाट अंडर रूट 2 का वैल्यू जो होता है वो होता है आपका 0.414। जब इसको ऊपर ले जाया जाएगा तो ये जो वैल्यू हो जाता है डियर स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं मतलब एक है और एक को इतना से जब डिवाइड करोगे तो वो बन जाता है 0.707 आई नॉट। सबको समझ में आ रहा है। तो ये है भैया वैल्यू, ये है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। यहां तक आपको निकाल के दिखाना है। थोड़ा सा इसको और क्या कर सकते हो, ये देखो आप यहां से, तो यहां से अगर मैं आई नॉट का वैल्यू निकालूंगा तो इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो आई नॉट दैट इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 2 आई आर एम एस। मीन्स दैट कि किसी, ये क्या है, आई नॉट क्या है, शिखर मान है, किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान या अधिकतम मान उसके वर्ग माध्य मूल मान के जो है अंडर रूट तो 2 गुना होता है, ठीक है। यहां तक आप निकाल सकते हो। इसी प्रकार यदि आप क्या निकालोगे, विद्युत वाहक बल का वैल्यू निकालोगे, तो विद्युत वाहक बल का वैल्यू आई आर एम एस दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 0.707, ये हो जाएगा, ठीक है। जहां ये क्या है आपका विद्युत वाहक बल है, ठीक है जी, जिसका ये ताक्षणिक मान है और ये है आपका वर्ग माध्य मूल मान है और ये है शिखर मान। समझ में आ गया मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे यार, ये सॉरी ये हो जाएगा, ओके। यहां तक समझ में आता है। अब एक छोटा सा सुनिएगा, इसका महत्व क्या है आईआरएमएस का। यदि किसी दिष्ट धारा, यदि किसी चालक का प्रतिरोध R है, क्या है, R है, और उस डीसी धारा का मान IDC है, तब उत्पन्न ऊष्मा का मान जो होगा, मतलब उत्पन्न ऊष्मा का मान जो होगा P दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर DC इंटू R होता है, ठीक है। यदि यही प्रत्यावर्ती धारा के लिए हो तो प्रत्यावर्ती धारा के लिए यह हो जाता है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R, ठीक है। यदि किसी स्थिति में, किसी विशेष स्थिति में हमारा IDC मान
IDC दैट इज इक्वल टू हो जाता है IRMS, अर्थात किसी दिष्ट धारा का मान किसी प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान के बराबर है, ठीक है, तो उसमें जो उत्पन्न ऊष्मा होगी वो एक समान होती है, उसमें उत्पन्न होने वाली ऊष्मा क्या होती है, एक समान होती है। इतना बात थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब चलिए करते हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन, छोटा छोटा वाला। इसमें कुछ ऐसा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है सड़ा सा, मतलब हर्रा लगे ना फिटकरी और रंग आए चोखा, फॉर्मूला में वैल्यू रखिए आंसर बाहर, ठीक है। तो जैसे कि एक प्रत्यावर्ती धारा को कुछ इस प्रकार से दिया गया है डियर कि 300 दैट इज इक्वल टू I दैट इज इक्वल टू 300 साइन 340 t, ये एक किसको देता है, प्रत्यावर्ती धारा को इस प्रकार से दिया गया है। तो आपको बोलता है कि IRMS का वैल्यू ज्ञात कीजिए, किस चीज का, IRMS का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो भाई IRMS का वैल्यू बता दीजिए मुझे, IRMS का वैल्यू इतना इजी तो है यार, क्या होता है आपका 0 पॉइंट, या आप सबको पता है, बोल दीजिए क्या होता है, I² डिवाइडेड बाई I0 बाई √2 होता है। तो ये IRMS आप इसका कंपेयर करेंगे तो I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी हो जाता है, होता है कि नहीं। मीन्स दैट हमको दे रखा है I0 का वैल्यू 300, ठीक है, एंड ओमेगा का वैल्यू 314, तो हमको यहाँ जरूरत है I0 का, तो I0 का वैल्यू रख देंगे 300, ठीक है, और √2 का वैल्यू होता है 0.414, ठीक है। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो किसका वैल्यू आ जाएगा, IRMS का वैल्यू आ जाएगा, दैट इज द आंसर। आप उसको निकालते रहिएगा। अब कुछ जानकारी प्लस सुन लीजिए, क्या कि आप प्रत्यावर्ती धारा में यदि अमीटर या वोल्ट मीटर लगाते हो, धारा मापी लगाते हो, तो जो मान आता है वो एक्चुअल में कौन सा मान होता है, शिखर मान होता है, ताक्षणिक मान होता है, औसत मान होता है, कि IRMS वैल्यू होता है, वर्ग माध्य मूल मान होता है। एक्चुअल में वो जो वैल्यू दिखाता है वो हमेशा IRMS वैल्यू होता है, वर्ग माध्य मूल मान होता है। समझ में आ रहा है। प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक होता है। आपके घरों में बहने वाली जो धारा होती है वो प्रत्यावर्ती धारा होती है, जिसका मान लगभग 214 वोल्टेज होता है। घरों में बहने वाली प्रत्यावर्ती धारा का मान 214 वोल्टेज होता है, जो कि IRMS वैल्यू है। कौन सा वैल्यू है, IRMS वैल्यू है। तो आज की क्लास में इतना ही द एंड करते हैं डियर स्टूडेंट। ये पूरा डेरिवेशन है पूरा ये क्लास चैप्टर मैक्सिमम। जब लास्ट तब जाओगे तो ट्रांसफार्मर वगैरह जब आएगा ना, तब जाकर के थ्योरी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे फेज कला पढ़ेंगे, प्रतिरोध, प्रतिघात, प्रतिबाधा, ठीक है, रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, और आपका फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।